अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स अर्थात कि आपके गणित के एक शानदार और जबरदस्त मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। इसमें बिल्कुल आपके एग्जाम के अनुरूप वही प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके बुक में सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात कि वैसे प्रश्न जिसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है और जिस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है, जो सबसे वीवीआई प्रश्न है, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो पेन कॉपी आप भी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि देखिए बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह आपको प्रश्न मिलेगा और वहां पे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप आदत लगाएंगे तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके यह दूसरा क्लास है इस मॉडल पेपर के, जो शुरुआत में आप देख रहे हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा आपको याद होगा। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो अगर आपका कोई भी क्लास छूटा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और एग्जाम तक जो भी क्लासेज आ रहा है अगर कोई भी आप छोड़ते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो आपको प्रत्येक प्रश्न का अभ्यास करना है। अगर कोई भी क्लासेस छूटता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा, सभी विषय का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वरदान सीरीज में इसका पीछे का जो भी 25 तक का ये प्रश्न है, सभी क्लास आपको उपलब्ध है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहां पे मैं लिंक दे देता हूं। जैसे ही क्लास खत्म होगा वहां से जाकर आप देख लेंगे। जो भी छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है उनको याद था कि हम लोग 25 तक के प्रश्न की चर्चा किए थे। सर इसका राइट आंसर क्या आया था? 2√2। आपको याद होगा 2√2 इसका राइट आंसर आया था। आज हम लोग 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। आज की इस क्लास में सिर्फ हमको 2 और 5 अंक वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप ही लोग का डिमांड था कि हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। सब्जेक्टिव नहीं बनाइएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव ही 50 है और ऑब्जेक्टिव 50, तभी आपको 100 में 100 करना है। तो सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न, कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा, क्योंकि जो छात्र सब्जेक्टिव बना लेते हैं समझिए वो ऑब्जेक्टिव आसानी से बना लेंगे, और जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनसे सब्जेक्टिव नहीं बनता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रटना है, ऐसे भी ये मैथ है, इसमें सिर्फ हमको फार्मूला याद करना है। पहला ही प्रश्न देखिए, आज का 26 नंबर प्रश्न है। 25 तक का क्लास पीछे हो चुका है, मैं बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न आज के क्लास का पहला प्रश्न है। 2 अंक का प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हर साल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। 1 से 15 तक का चैप्टर का आपका रिवीजन करना है, सभी चैप्टर से प्रश्न मिलेगा, घबराना नहीं है। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड की परिमिति ज्ञात करे जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है। अब देखिए इसमें कुछ दिया है, त्रिज्या दिया है, वृत्त की क्या दिया है? त्रिज्या। ध्यान से अंत तक बनकर एक एक बात को सीखिएगा, कि मैं शुरू में बोल दिया सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न, कोई इधर उधर की प्रश्न की चर्चा नहीं करेंगे। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए। वृत्त की त्रिज्या दिया है सर, कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। और कुछ प्रश्न में दिया है तो कहिएगा सर थीटा का मान, केंद्रीय कोण एंगल का मान दे दिया है, सेंट्रल एंगल का 90 डिग्री। अब एक पिक्चर बना के हम लोग समझते हैं ताकि क्लियर आपको समझ में आए। तो ये देखिए हमारा वृत्त है, मान लीजिए इसका यहाँ पे केंद्र है O, और O से वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? तो कहिएगा सर यही है वृत्त की त्रिज्या R। R का मान दे दिया है, कितना है? तो कहिएगा 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। और यहां से मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल, तो आप जानते हैं किधर भी एक सीधा लंब खींच देंगे वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यही पूछा है, देखिए क्या पूछा आपसे? परिमिति बताइए। जो ये त्रिज्य खंड बन रहा है इसका आपको परिमिति बताना है। सीधे सीधे फार्मूला से प्रश्न है। क्षेत्रमिति में आप जानते हैं सिर्फ फार्मूला का यूज होता है। वृत्त के त्रिज्य खंड की परिमिति, फार्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि फार्मूला नहीं मालूम है तो समझिए आपसे नहीं बन पाएगा। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि फार्मूला इसका होता है, देखिए क्या पूछा है? वृत्त के त्रिज्य खंड की परिमिति। यहाँ पे प्रश्न में देख लीजिए तो कितना होता है? तो कहिएगा सर 2r। यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला आप याद किए होंगे, पाई आर थीटा और बटा में 180 डिग्री। ये फार्मूला आपको याद होगा, 2r प्लस पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। यही होता है वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति। या इसे ही बहुत लोग लिखते हैं कि r प्लस r, तो वही हुआ 2r, और ऊपर लिखते हैं 2 पाई आर थीटा और बटा में 360, तो वही बात है 2 से 360 कट गया, कितना हो गया? 180 डिग्री। यही फार्मूला है, इसी पे बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा 2। उसी तरह हमारा रहेगा r प्रश्न में दिया है सर 7, पाई का मान रखिए, कहिएगा 22/7, बिल्कुल सही। आर का मान दिया है 7, थीटा का मान भी दिया है, कितना है? 90 डिग्री, और एंगल और नीचे 180 डिग्री रहेगा। कुछ कटने वाला है, कहिएगा सर 7 से 60 कट जाएगा। यहाँ पे 90 से 180 कट जाएगा 2, 2 से ए भी कट जाएगा 11। देख लीजिए सिर्फ हम लोग कटा रहे हैं। 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और यहाँ पे बच गया सर 11, इसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर आंसर। कितना अच्छा प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाते हैं। सिर्फ ये फार्मूला अगर आपको याद है तो एग्जाम में ऐसे ही स्टेप
बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अब इस पे कोई भी अंक चेंज कर देगा। परीक्षा में क्या करेगा सर, 90 को 60 करेगा, 7 के जगह पर 14 15 जो भी दे आप इसी तरह आंसर निकाल लेंगे। ऐसे प्रश्न में पिक्चर जरूर एग्जाम में बनाइएगा ताकि एग्जामिनर को क्लियर रहे कि आप प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न। देखिए अलग प्रश्न आ गए, मैं बोला पूरा 15 चैप्टर का रिवीजन होगा, अंत तक बस क्लास को देखिएगा। आ रहा है आपसे कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने महत्तम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एक वर्ग है और वर्ग का भुजा यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है कि वर्ग का यहाँ पे क्या है, भुजा कितना सेंटीमीटर। मान लीजिए वर्ग का भुजा हमारा ए है तो ए दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है कि इसके अंदर जो महत्तम वर्ग का मतलब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द सर्किल, अर्थात कि जो इसके अंदर वृत्त बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से इस पिक्चर के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिए हमारा पूरा ये वर्ग है और वर्ग के अंदर एक ओ केंद्र वाला यहाँ पे वृत्त बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए इसी वृत्त का यहाँ पे फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में प्रश्न यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, एरिया ऑफ द सर्किल यही ज्ञात करना है। यहाँ पे आप जानते हैं वर्ग है तो चारों भुजा बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला भुजा है हमारा 8 तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, तभी तो वर्ग है, ये भी 8 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का त्रिज्या मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या, और पूरा इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास d। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा, तो हमको वर्ग का भुजा मालूम है, आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम होगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा तो बता देंगे, कहिएगा सर 8 में 2 से भाग दे दीजिए, 4 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या। बिल्कुल सही, समझ पा रहे हैं मेरे बात को। देखिए वर्ग का ये वाला साइड यहाँ पे ध्यान से समझिएगा 8 है, ये वाला नीचे वाला भी 8 है, और यहां से यहां तक जब हम वृत्त का व्यास मिलाएंगे, ये पूरा यहां से यहां तक, तो इसी के ना बराबर होगा, इसके बराबर होगा ये, और इसके बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 8। त्रिज्या चाहिए, 2 से भाग दे दिए, कितना निकल गया हमारा 4। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, मैथ है। अब हमको निकालना है, पूछा था कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसको नहीं याद रखे होंगे तो क्या आपको याद होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 4 में 4 से गुना कर देंगे। यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, 22/7 गुना में 16, कटने वाला नहीं है, गुना करेंगे 16 से तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32, और 32 फिर होगा लेकिन 3 इसका तो 35, और बटा में 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर चाहिए, तो इसको कटा भी सकते हैं। यहाँ पे क्या था, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, या इसको कटा दीजिएगा, दशमलव में भी आंसर आ जाएगा, जितना इच्छा मर्जी उतना लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट मेन है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी सीखे होंगे, बिल्कुल नया नया यूनिक प्रश्न मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न। देखिए कितना अच्छा प्रश्न, मैं बोल दिया कि हर आपका पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन हो जाएगा, पूरा एक चैप्टर से लेकर 15 तक। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिखाइए कि बिंदु इतना इतना संरेख है। अब देखिए संरेख कब होता है, बिंदु यहाँ पे दिया है, मान लीजिए 3 बिंदु है, तो इस तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, अर्थात यहाँ पे बिंदु दिया है, देखिए 3 बिंदु, पहला है अपना A01, और यहाँ पे है बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3, और एक बिंदु दिया है कितना, सी, तो सी दिया है 3 4, प्रश्न में दिया है। अब कह रहा है कि इसका संरेख कब होगा, तो आप जानते हैं कि इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालेंगे। अगर 0 आएगा तो ये संरेख है, 0 नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। तो इससे मान लीजिए बन रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर पिक्चर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लीजिए हमारा त्रिभुज है और यहाँ पे है A, यहाँ पे है अपना B, यहाँ पे है C। A का निर्देशांक दिया है 0 1, B का भी यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं निर्देशांक दिया है 2 3, C का दिया है 3 4। कहा है कि दिखाइए कि ये संरेख है, तो संरेख कब होगा, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 0 आ जाएगा तो संरेख, 0 नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, कितना होता है, तो कहिएगा सर 1/2। ये भी मैं कितना बार आपको लिखाया हूं, तो 1/2। यहाँ पे क्या होता है, x1 से हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तो y2 माइनस y3। फार्मूला का रिवीजन महत्वपूर्ण होता है। फिर x2 होगा, यहाँ पे जिससे अंत होगा उसी से शुरू करते हैं सर, तो y3 माइनस y1, और फिर यहाँ पे क्या बच गया, तो x3, और फिर इसी से शुरू करेंगे अपना y1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस y2। यही हमारा फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति। x1 x2 तो कौन है, तो यहाँ पे देखिए a है हमारा x1,
और ये है हमारा y1। यहाँ पे ये है अपना x2 और ये है y2। यहाँ पे है x3, ये है y3। मान आपको क्लियर समझना है। अब यहाँ पे सिर्फ हमको मान रखना है, तो 1/2। x1 कितना है सर, तो देखिए ध्यान से 0, बिल्कुल सही। y2 कितना है, तो y2 देख लीजिए मैं लिख दिया हूं। अब देख देख कर आपको सिर्फ कमेंट करना है, 3 हो जाएगा। और y3 कितना है सर, तो 4। प्लस में x2, तो x2 देख लीजिए ध्यान से 2 है। और यहाँ पे अपना y3 तो 4, y1 1। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिएगा। y3 कितना है सर, 3 है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे y1 1 है और अपना y2 कितना है, 3 है। इस तरह आपको मान रख देना है। अब यहाँ पे गुना भाग करेंगे तो 1/2। और यहाँ पे देखिए 3 में से 4 घटाइएगा माइनस है, और किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो सर 0। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और 3 में 2 से गुना कर देंगे 6। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटाइएगा तो -2, और 2 में +3 से गुना करेंगे तो -6। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 1/2। और यहाँ पे 0 और 6 -6 कितना हो जाएगा, 0। 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ का क्लास है, फुल स्क्रीन मोड में करके देखिएगा तभी पूरा दिखाई देगा आपको क्लियर, क्योंकि एक ही स्क्रीन में सभी चीज हटाना है। तो यहाँ पे हो गया अपना 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कहा था कि दिखाइए कि ये संरेख है, तो हम वहीं लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए तीनों बिंदु, जो ये तीनों बिंदु दिया था, तो वहीं तीनों बिंदु संरेख है। बस इतना ही आप लिख देंगे, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अब संरेख समझ रहे हैं कि त्रिभुज यहाँ पे बना है, इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, 0 आ गया, फॉर्मूला आपको ये मिल गया, इसको याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ वैसे प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यहाँ से 2 प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। एक तो यही हो गया हमारा कि संरेख कैसे सिद्ध करते हैं, और दूसरा कि पूछेगा कि इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी आपको यहाँ तक निकाल देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न बिल्कुल शानदार है। प्रश्न 29 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कि प्रश्न में कुछ दिया है, कह रहा है कि 5 sin थीटा, यहाँ पे क्या है, थीटा है, सभी जगह यहाँ पे थीटा है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे भी क्या है अपना थीटा, या ये कुछ भी दे, इतना बराबर कितना है, 4। तो इसीलिए आप क्या कहिएगा कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/5। और साइन थीटा का मान कितना होता है, तो P/H। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अब यहाँ पे इस त्रिभुज से क्लियर आपको समझ में आएगा, इसमें हमारा ए H हो गया, और ए अपना P हो गया, और ए B हो गया। P का मान यहां से मिल गया प्रश्न में 4, H का मान हो गया 5। जब एक 4 हो एक 5 हो, तो आप जानते हैं दूसरा कितना है, B कितना होता है, 3 होता है, पहले से आपको मालूम है। लेकिन ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव रहता तो मानकर हम बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि 3 क्यों है, तो हम लोग जानते हैं। वहीं आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, H² बराबर P² और प्लस में B²। H का मान दिया है सर 5 का स्क्वायर, बराबर अपना P का भी मान दिया है 4 का स्क्वायर। आप मुझसे पहले बनाकर आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग कि कितना इसका आंसर आ रहा है, या B का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और ये 4 का स्क्वायर है तो इधर आके हो जाएगा -16, प्लस में था, या B बराबर √16 में से अपना 25 घटाइएगा तो 16 9 25, यहाँ पे 3 आ गया, B हमारा 3। अब जो मान पूछा है, देखिए आपको नीचे बनाना है, मैं इधर उधर बना रहा हूं क्योंकि आपको इसी पे मैं बोला कि इतना ही दूर में हम लोग को सभी चीज लिखना है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करना है कि इधर खींच कर लाइन बना रहे हैं। आपको पर्याप्त कॉपी रहेगा, जगह रहेगा, तो उसमें नीचे बनाइएगा। अब अपने से क्या पूछा है सर, तो कॉस थीटा बताइए कितना होगा, और दूसरा क्या पूछा है, तो कॉट थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, कहिएगा B/H। कॉट थीटा तो tan होता है P/B, तो इसका हो जाएगा B/P, tan का उल्टा है, तो B कितना है 3, H कितना है 5, आंसर हो गया। B कितना है 3, P कितना है 4, आंसर हो गया। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हर मॉडल पेपर में ऐसा प्रश्न आता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे खूब प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न। देखिए फिर आपका त्रिकोणमिति से आ गया, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल त्रिकोणमिति का है, तो जिस तरह एग्जाम में प्रश्न आता है उसी अनुरूप हम लोग प्रश्न की सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है सिद्ध करे साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री बराबर cos 15 प्लस cos 50। ऐसे ही आप जानते हैं सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं सर, LHS RHS में डिवाइड करेंगे, और LHS लेकर चलेंगे तो RHS ला देंगे, या LRHS लेकर चलेंगे तो LHS। तो LHS कितना दिया है, तो
कहिएगा साइन 40 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, और प्लस साइन 75, दोनों साइन में है, दोनों को चेंज कर सकते हैं कॉस में। कॉस में चेंज करने के लिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। आप प्लस में अपना फिर साइन चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फॉर्मूला मैं कितना बार आपको रिवीजन कराया हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कॉस 90 में से 40 घटाएंगे 50 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 90 में से 75 घटाइएगा 15 डिग्री। 50 प्लस 15 या कॉस 15 प्लस 50, बात एक ही है। इतना ही देखिए यहाँ पे लाना था, तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सिद्ध करना था तो यही हमको लिख देना है, बस काम खत्म। इसी तरह एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। सोचिए इतना आसानी से आपको बनाकर मैथ में 100 में 100 करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब सब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न। बोला मैं शुरू में ही सभी चैप्टर का आपका रिवीजन होगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, कह रहा है दिए गए समानांतर श्रेणी इतना का 15वां पद निकालें। अब हमको AP एक दिया है, क्या दिया है सर, तो 3 8 13 18 डैश डैश डैश, कह रहा है इसका 15वां पद निकालिए। तो A बराबर 3 और अपना D बराबर मिल गया 8 माइनस 3, कोई भी घटा लेंगे 5। तो हमको क्या पूछा है, A 15, तो A 15 बराबर A प्लस 14D। या वैसे भी आप निकाल सकते थे कि N का मान दिया था 15, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, या ये भी आप जानते हैं A 15 बराबर A प्लस 14D। किसी भी मेथड से बनाइएगा आंसर वही आएगा, बस मेथड सही होना चाहिए। 14D का मान हमने कितना बता दिया, यहाँ पे 5, तो 3 और 14 में 5 से गुना करेंगे तो 70, और 70 3 कितना हो जाएगा अपना 73। राइट आंसर हो गया। वैसे भी बनाते AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तभी इतना ही आता। किसी तरह बनाइएगा आंसर यही आएगा। ऐसे भी AP से खूब प्रश्न आता है, तो इसको भी ध्यान से आपको समझते चलना है। देखिएगा आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न तो हर आपको सेट में मिलेगा, क्योंकि हर साल ऐसा प्रश्न एक पूछा जाता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √2 की जगह पर आपसे √5 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है। तो इसमें आप जानते हैं सिर्फ लिखने वाला होता है, और इसको आप जरूर सिद्ध किए होंगे। सिद्ध करे √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपके NCERT जो बुक आप पढ़ते हैं उसका परमेय है, परमेय 1.4। तो इसको आप जरूर समझेंगे। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं शुरू में बोला था कि NCERT का परमेय है 1.4 के √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पूरे ध्यान से रिवीजन करते हैं। पूरा देखिए लिखने वाला होता है, तो इसको आप ऐसे लिख कर रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि जब अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो इसके विपरीत हम लोग लिखते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही √2 परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, P/Q या R/S, जहां S बराबर नहीं है 0, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या को आप जानते हैं P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0, और R और S के एक अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कह रहा है कि अब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को विभाजित करेंगे तो √2 बराबर A/B, जहां A और B क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य अर्थात कि को प्राइम का मतलब वही होता है जिसके एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यहाँ पे अब इसको गुना किए हैं √2 में B से, तो B √2 बराबर 1। इसे व्यवस्थित करके होल स्क्वायर किए, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर, रूट से रूट भाग गया। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग लिखते हैं B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बट्टा में 2। दो जो है A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2A को भी विभाजित करेगा। फिर हम A का मान मानते हैं 2C, जहां C कोई पूर्णांक है। फिर यहाँ पे A की जगह पर 2C रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2B स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर, या B स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, और इसी को फिर ऐसे हम लोग भेजते हैं B स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर C स्क्वायर। फिर आगे ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि 2 जो है B स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 किसको विभाजित करेगा, वो भी विभाजित करेगा। तो A और B का शुरू में हमने क्या माना था कि इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या निकल गया, 2 जो है A को भी विभाजित कर रहा है और B को भी। इसका एक के अतिरिक्त कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, और जो कि हमारे ही कथन का विरोध कर रहा है, तो ये विरोधाभास है। और ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण ऊपर ही कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरा आपका 1.4 परिमेय है। इसी को अगर आप सीखते हैं तभी आप इसी के आधार पर √5 √7 सभी सिद्ध करते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। दो संख्या दिया है, पहला संख्या है 96
और दूसरा संख्या आपका 404। अब कह रहा है कि इसका मौसत तथा लौसत निकालिए, लेकिन शर्त क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले आप 96 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 से रखकर आप तोड़ लीजिएगा, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं। 2 से कटाइएगा तो 2, फिर 2 में गुना करेंगे तो 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी अपना 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96। इसी तरह आप कैसे ऐसे तोड़ेंगे, 2 से तो यहाँ पे होता हमारा 4 8, ऐसे ही आप तोड़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझते हैं। फिर आप 404 को ऐसे ही तोड़ेंगे, तो 404 को तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा, फिर अपना आ जाएगा 201, 202, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 101। अब कहा है कि पहले आप इसका HCF अर्थात कि मौसा बताइए 96 और 404 का। तो क्या होता है, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, यहाँ पे देखिए 2 2 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2 में 2 से गुना कर देंगे, 4 इसका क्या हो जाएगा मौसा। फिर कहा है आपसे कि LCM बताइए आप कितना, 96 का और 404 का। तो ये पूरा गुना कर देते हैं, जो HCF आया है 4 और बाकी जो ये सभी है यहाँ पे, इसको पूरा आप लिख के गुना कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा LCM। आप गुना कर लीजिएगा, 9696 इसका आंसर आ जाएगा। NCERT का प्रश्न था, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, आपको इसी रूप में बना देना है। मैं बोला आपका पूरा मैथ का रिवीजन होगा, बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप सीखे होंगे। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न काफी अच्छा है। कह रहा है हल करें, इतना को और इतना को हल कीजिए। कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, प्रतिस्थापन विलोपन जो आपको मन करे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है सर, XY है, इसमें भी देखिए XY है, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इस साइड बना रहा हूं। तो यहाँ पे हो गया अपना 6x प्लस 3y माइनस 6xy बराबर 0। ये प्रश्न दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में हो जाएगा 6xy। ध्यान से एक एक बात को समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हमको xy हटाना है, तो हम क्या करेंगे, xy से समीकरण में दोनों तरफ भाग कर देंगे। xy से दोनों तरफ भाग करने पर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि पूरा प्रश्न एक ही पेज पे बना देना है। तो XY से भाग देने पर आप लिख लीजिएगा, समीकरण में दोनों तरफ XY से भाग देने पर भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 में XY से भाग दीजिएगा तो 6 और नीचे XY रहेगा, तो X X कैंसिल, क्या बचेगा Y। और फिर यहाँ पे 3 में भाग दीजिएगा, 3 नीचे XY रहेगा तो Y से Y कैंसिल X। और यहाँ पे 6XY में XY से भाग देंगे तो XY गायब हो जाएगा, 6। समीकरण 1 हमको मिल गया। अब फिर समीकरण कुछ दिया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है प्रश्न में, तो कहिएगा सर 2x प्लस 4y माइनस 5xy बराबर 0। इसको भी हम लोग थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, तो 2x प्लस 4y और प्लस है माइनस है, तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस 5xy। फिर सर xy हटाना है, तो फिर वही काम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि xy से समीकरण में दोनों तरफ भाग देने पर। एक एक बात को सिर्फ आपको समझना है। अब मैं इस साइड बना रहा हूं, लेकिन आप इसके नीचे बनाइएगा। अब फिर xy से इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 2 ऊपर उसी तरह रह जाएगा, ऊपर x है तो नीचे का x काट देगा, क्या बचेगा y। और फिर यहाँ पे 4 उसी तरह रह जाएगा, ऊपर y है तो नीचे का y काट देगा, ऊपर नीचे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 5, क्योंकि xy से भाग दे रहे हैं। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब किसी भी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे है 2, तो 6 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे। तो वहीं आप लिख दीजिएगा, समीकरण 2 में 3 से गुना करके समीकरण 1 को घटाने पर, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं कि इक्वेशन सेकंड में अपना 3 से गुना करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में 3 से गुना करके समीकरण 1 को घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 2 में 3 से गुना करना हम लिखे हैं, तो गुना करते हैं, 3 दूनी 6 और बटा में y, और 4 तिहाई 12 बटा में x, और इसमें गुना करेंगे तो 5 में 3 से हमारा हो जाएगा 15। फिर समीकरण 1 में हमको गुना नहीं करना, उसी तरह घटा देना है, तो 6 बटा में y और प्लस में अपना 3 बटा में x और बराबर 6। घटा रहे हैं सर तो साइन चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हैं। इसको कैंसिल हो करेंगे और यहाँ पे घटाएंगे तो 12 नीचे नीचे x क्या हो जाएगा अपना लघुत्तम, और 12 में से 3 घटाइएगा तो 9, और बराबर में 15 में से 6 घटाइएगा तो 9।
अब फिर मैं इस साइड बना रहा हूं, आप इसीलिए मैं शुरू में बोलता हूं कि आपको मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखना है, क्योंकि मैथ का क्लास है। तो यह x बराबर 9/9, यहाँ पे समझ पा रहे, तिरछा तिरछी गुना हो गया तो x आ गया अपना यहाँ, और यहाँ पे 9 आ गया यहाँ पे, तो 9/9 तो कटा देंगे तो x का मान आ गया 1। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखिए, तो समीकरण 1 में मान लीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, आप पूरा लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है सर, तो कहिएगा 6/y, x का मान रख रहे हैं तो 3/x की जगह पर कितना हो जाएगा 1 बराबर 6, या 6/y बराबर 6, और ये +3 है तो इस साइड में आके हो गया -3। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, या 6/y बराबर 6 में से 3 जाएगा 3, या y बराबर फिर वही काम तिरछा तिरछी गुना, तो 6/3 बराबर 2। हमने फाइनल आंसर क्या बता दिया, x बराबर 1 और y बराबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो पूरा इतना शानदार प्रश्न था, ऐसे ऐसे प्रश्न खूब 2 अंक में और 5 अंक में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से उम्मीद करता हूं आप समझोगे। सबसे पहले हमने क्या किया, xy से भाग करके यहाँ पे xy गायब कर दिए, फिर हमको समीकरण मिल गया, और काफी लोग फिर यहाँ पे मानते हैं कि 1/x बराबर a, 1/x y बराबर b, तो उससे क्या होता है थोड़ा और बड़ा होता है, लेकिन हमने सीधे यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर दिया, आंसर आ गया। वैसे भी आप बनाएंगे, उम्मीद करता हूं मेरे बात को समझ पा रहे हैं। काफी लोग क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि 1/y बराबर a, 1/x बराबर b, तो वैसे भी बनाइएगा तो फिर a b का मान आता, फिर मान रखते, लेकिन आंसर इतना ही आएगा, x बराबर 1 y बराबर 2, कैसे भी बनाइए। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप सीखेंगे, 1-2 बार खुद से जरूर बना लीजिएगा, काफी VVI प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न में काफी बार आपको सिखा चुका हूं, किसी भी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। क्या कह रहा है सर कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5x + 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण एक हमसे दिया है, क्या दिया है, 2x² माइनस √5x + 1 बराबर 0। जैसे ही द्विघात समीकरण दिया रहता है, हम क्या क्या बता सकते हैं, कहिएगा a का मान बता देंगे, b का भी मान बता देंगे, और c का भी मान बता देंगे। a क्या होता है, जो x² का गुणांक है, b जो x का गुणांक है, c जो कांस्टेंट है। तो इतना हम लोगों ने बता दिया। अब कहा है कि मूल की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति हम कैसे बताते हैं, कहिएगा सर d का मान निकालिए, बिल्कुल सही। क्या होता है, b² - 4ac, b तो माइनस √5 का होल स्क्वायर, -4, a है 2 और c है अपना 1, माइनस माइनस गुना होकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 5 वैसे रह जाएगा क्योंकि रूट से रूट भागेगा, 4 दूनी यहाँ पे 8, घटाएंगे कितना हो जाएगा -3। आप जानते हैं -3 क्या है, ये सर 0 से छोटा है, अर्थात कि मैं फिर इस साइड बनाऊंगा, आपको नीचे बनाना है, अर्थात कि आपने क्या निकाल दिया कि d का मान जो है 0 से छोटा है, ऋणात्मक है। तो जब d का मान 0 से छोटा आता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अतः मूल जो है वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। तो वहीं लिख देंगे मूल जो है वास्तविक नहीं है। यही आपसे पूछा था कि मूल की प्रकृति बताइए। काम में क्या करेगा, अंक चेंज करेगा, तो मान लीजिए मान 0 से बड़ा आता अर्थात कि पॉजिटिव, तब आप क्या बताते कि मूल जो है वास्तविक लेकिन असमान है, और वहीं पे d का मान अपना आता 0 के बराबर, तब क्या कहते हैं मूल जो है वास्तविक है लेकिन समान है, बराबर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न, अंत तक बने रहिए, बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न आपको मिलेगा। कह रहा है आपसे, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिखते हैं क्योंकि भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न जा सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए कि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC, यदि BD बटा DA बराबर DA बटा AC, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसको इसमें नहीं लेना है, क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें AD लंब है BC। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपको पिक्चर बनाना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं AD लंब है BC। अब यहाँ पे ये दो त्रिभुज का यहाँ पे जो अनुपात दिया है, दो त्रिभुज का दिया है, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का। चलिए इसको ध्यान से रखकर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान से एक एक बात को समझिएगा क्लियर। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले इस दो त्रिभुज में जो दिया है उसको लेकर चलते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज एक का नाम मान लीजिए देते हैं BDA, समझ पा रहे हैं, इस वाले त्रिभुज का नाम हमने क्या दिया BDA, और त्रिभुज CDA में, दोनों त्रिभुज आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए कोण BDA, डी कोण दोनों में है, तो दोनों का हम लोग नाम दे रहे हैं, या इसमें नाम देंगे तो कोण CDA। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डी वाला जो कोण है दोनों में है, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में है, और कह रहा है कि ये लंब है। यहाँ पे देखिए AD लंब है BC, तो इसीलिए कितना डिग्री है, बराबर है 90 डिग्री है। फिर आगे प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में कुछ दिया है, कहिएगा क्या दिया है सर,
तो बी डी बट्टा में डी ए बराबर है अपना डी ए बट्टा में डी सी के। ये अनुपात जो है बराबर है। जब ये अनुपात बराबर होगा तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, थेल्स पर में आपको याद होगा तो कहिएगा त्रिभुज बी डी ए समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज सी डी ए के। यहाँ पे आप समरूप इसको सिद्ध कर दिए, लेकिन हमें सिद्ध करना है क्या, इसका 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो इसलिए इसका सभी कोण जब समरूप है तो आप समझते हैं बराबर होगा, अर्थात कि बी ए डी अर्थात कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी के। यहाँ पे देख लीजिए ए वाला कोण ए है और ये कोण सी है, इसका दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि सर समरूप त्रिभुज है। अब फिर मैं इस साइड बना रहा हूं, लेकिन आप उसके नीचे सॉल्व कीजिएगा। इसलिए अब यहां से देखिए, अगर हमको एक कोण निकालना है तो यहाँ पे कितना है 90, तो 90 में से माइनस करेंगे तभी निकलेगा। तो 90 डिग्री माइनस कोण ए बी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण हमें निकालना है सी, तो कोण ए सी डी हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों कितना था 90, तो ये घटा लेंगे तो यहाँ पे बी वाला कोण घटा रहे हैं तो क्या आएगा, सी आएगा। या यहाँ पे देखिए कोण को एक साइड करते हैं तो कोण ए सी डी और ये माइनस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस कोण ए बी डी बराबर 90 डिग्री। ये माइनस तो इस साइड आके हो गया प्लस। अब यही कोण सी है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कोण सी है अपना और ये कोण बी है, इसी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना कोण ए आएगा, अर्थात कि बड़ा वाला कोण आएगा। इसीलिए इसके बदली में हम कितना लिख सकते हैं, तो कहिएगा कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री। और जैसे ही बड़ा वाला त्रिभुज का एक कोण 90 हुआ वैसे ही हम क्या कह देंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज का एक कोण हमने क्या निकाला 90 डिग्री, तो इसलिए समकोण त्रिभुज है। यही प्रूव्ड करना था। तो ये प्रूव्ड करने वाले प्रश्न ऐसे ही होते हैं, इसमें पूरा थेल्स पर में और एंगल का आपको समझ कर रखना पड़ेगा, अर्थात कि 6.1 का अगर पर में आप क्लियर समझे होंगे तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। एक दो बार प्रश्न को समझ लीजिएगा आसानी से। देखिए प्रश्न में सभी चीज दिया था, इसको लंब दिया था, 90 डिग्री पहले ही दिया था, लेकिन ये दोनों छोटा वाला एंगल था, यानी छोटा वाला एंगल एक कोण रहा बोलता तो ये तो पहले ही 90 डिग्री अर्थात कि समकोण था, ये भी समकोण था। तो ये इसमें से कोई भी कोण एक 90 हम लाएंगे तभी कहेंगे बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो वही हमने सिद्ध कर दिया, ये वाला बी एस सी क्या है 90 डिग्री, तो इसमें 90 डिग्री बना है तो ये समकोण बना है, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक दो बार इस प्रश्न को खुद से जरूर बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न। देखिए ये भी शानदार प्रश्न में बोला शुरू में ही शानदार प्रश्न मिलेगा। क्या कह रहा है आपसे कि बिंदु ए 5/12 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखिए बिंदु ए है, एक बिंदु का नियामक दिया है, कह रहा है वाई अक्ष पर। अब यहाँ पे देखिए वाई अक्ष से लंबवत, तो मान लीजिए कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, नियामक अर्थात कि निर्देशांक कितना हो जाएगा। तो y अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, कहिएगा 0, तब y 0 तो y होता है, 0 उसी तरह रहेगा। y कितना है, तो y का मान यहाँ पे दिया है 12 दिया है, और एक बिंदु प्रश्न में दे दिया है a का 5/12 और दूसरा बिंदु है 0/12। इसी का लंबवत दूरी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे पिक्चर से समझिए, क्लियर आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए अपना ग्राफ है, यहाँ पे देखिए ग्राफ का लाइन मान ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से सिर्फ समझने के लिए। ये है अपना x, ये है अपना y। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है 12 और यहाँ पे मान ले रहे हैं 5 है। आप क्लियर बनाइएगा, एक दो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पे बिंदु मिल रहा है तो इसका निर्देशांक कितना होता है, तो कहिएगा 5/12, x है कितना 5 और 12। अब कह रहा है y पर लंबवत है तो x कितना हो जाएगा 0 और y तो 12 है, ठीक है। यहाँ पे y कितना है 12। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग लंबवत निकाल रहे हैं, यहाँ पे लंबवत हो जाएगा दूरी। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र क्या कहता है कि अंडर रूट यहाँ पे x2 माइनस x1 अर्थात कि 0 -5 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरा फार्मूला लिखकर बनाइएगा, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं। 0 में से 5 जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा अपना 0 का होल स्क्वायर। इतना बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 0 का 0 बराबर अंडर रूट 25, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 25 का निकालिएगा 5, तो इसके बीच की दूरी कितना आ गया 5 इकाई। यही इसमें प्रश्न था। एक का निर्देशांक दे दिया था, दूसरा कह रहा है वाई अक्ष से लंबवत है तो वाई पर निर्देशांक हम जानते हैं 0y, और एक्स अक्ष से कहता तो क्या होता है 0x, तब क्या हो जाता 5 और आपका 0 होता। तो इसी तरह आपको बना देना है, इसका सही आंसर आ गया 5 इकाई। ये निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। देखिए मैं बोला 15 चैप्टर का आपका रिवीजन होगा, तो 15 चैप्टर से आ गया प्रायिकता से। कह रहा है एक बैग में 6 लाल और 5 नीला गेंद है। बैग में एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाए तो इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब बैग में देखिए गेंद है तो बैग में कुल गेंद,
तो बैग में कुल गेंद कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 6 लाल गेंद है, बिल्कुल सही। और 5 अपना कितना है, नीला गेंद है। अर्थात कि कितना हो जाएगा, 11 गेंद हो जाएंगे बैग में। 11 गेंद हम क्यों निकालें, अर्थात कि कुल परिणाम कितना हो गया हमारा, 11 हो गया कुल संभव परिणाम। अर्थात कि इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं संभव कुल परिणामों की संख्या बराबर 11। अब अपने से प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हैं पीई, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पी के ई नहीं का फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पीई। तो पीई घटना, तो पी क्या होगा, लाल का पहले आपको निकालना पड़ेगा। देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव सब प्रश्न रहता तो सीधे सीधे हम क्या निकालते, लाल नहीं। तो लाल नहीं कितना था, 5 नीला, तो 5/11 इसका आंसर कर देते। लेकिन सब्जेक्टिव में तो आप जानते हैं यहाँ पे प्रायिकता नहीं का हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, पी लाल गेंद का। तो इसीलिए ई के अनुकूल परिणाम की संख्या, अर्थात कि लाल गेंद की संख्या, क्योंकि ई क्या होता है, घटना। तो यहाँ पे घटना क्या है, लाल गेंद, तो लाल गेंद की संख्या। और बटा में कुल परिणाम की संख्या, तो कुल यहाँ पे परिणाम की संख्या पूरा लिख दीजिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, कुल संभव परिणाम की संख्या। तो लाल गेंद है 5 और 11, तो ये हमने क्या निकाला, पी लाल। और हम लोग जानते हैं कि पी यहाँ पे लाल, अर्थात कि पी ई, और प्लस में पी लाल नहीं, अर्थात कि पी नहीं। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, P + P नहीं बराबर कितना होता है, 1। तो P लाल हमने निकाल दिया है 5/11। P लाल नहीं यही तो आपको निकालना है, तो P लाल नहीं उसी तरह रहेगा या 1। तो मैं इस साइड बना दे रहा हूं, या 1 यहाँ पे P लाल नहीं का प्रायिकता क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इसी तरह रह जाएगा, और इधर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 6/11। यहाँ पे देखिए 5 नहीं था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे हम लोग 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 था, क्योंकि लाल गेंद का निकाल रहे हैं। तो लाल कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 6/11। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पे 11 लघुत्तम लेंगे, 11 में से 6 जाएगा, तो 5/11 इसका आंसर हो जाएगा। कि ऑब्जेक्टिव में पूछता तो सीधे सीधे हम कहते, पूछता लाल की प्रायिकता तो कह देते 6/11, लाल नहीं की प्रायिकता या नीला का प्रायिकता तो 5/11। लेकिन ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आपको पूरा इस तरह बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं पीई का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, ऐसे पीई नहीं का नहीं पढ़ते हैं। पी नहीं के लिए इसी तरह निकालना पड़ेगा, P + P नहीं बराबर 1। उम्मीद करता हूं आप समझोगे। प्रायिकता से प्रश्न था, इतना आप बनाएंगे तभी आपको 2 अंक मिलेगा। ये प्रायिकता का भी आपका रिवीजन हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए cos का पावर 4a माइनस sin का पावर 4a बराबर 2 cos स्क्वायर a। तो LHS हम लेकर चलेंगे और RHS ला देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। cos का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए, या इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा cos उसी तरह रहेगा, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कहिएगा ए प्लस बी, और इनटू में अपना होता है ए माइनस बी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर में तोड़ा तो हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, या ए क्या बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। अब इतना बराबर कॉस स्क्वायर ए को हम लोग उसी तरह रहने दे रहे हैं और साइन को चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे प्लस है तो इस साइड कॉस आके क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस साइड ध्यान से देखिएगा, या कॉस स्क्वायर ए उसी तरह रह जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर ए। तो एक कॉस स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर ए मिलके कितना हो जाएंगे, तो कहिएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। और इतना ही यहाँ पे लाना था, तो यही हमारा आ गया LHS बराबर RHS। तो यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, इसी पे बैठाकर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। RHS आ जाएगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न। देखिए काफी त्रिकोणमिति से प्रश्न मिल रहा है, इसका एक ही कारण है कि एग्जाम में भी खूब त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए एग्जाम के अनुरूप मॉडल पेपर है। तो 2 tan² 45 डिग्री और प्लस में दिया है cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको ट्राइगोनोमेट्री टेबल याद होना चाहिए, तभी इसका आप जवाब दे पाएंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, cos 30 का मान जल्दी से बताइए तो कहिएगा √3/2, बिल्कुल सही, इसका होल स्क्वायर। और sin 60 का मान तो √3/2, इसका भी जो cos 30 का मान है वही क्या होता है sin 60 का मान। 2 में 1 का स्क्वायर करके गुना कर देंगे 2 हो जाएगा, √3 से तो √3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी √3/4। यहाँ पे घट के कितना हो गया 0, क्या बच गया 2, 2 इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप सीखे होंगे। सिर्फ इसमें क्या है कि sin 30, cos 60 और tan 45 का मान आपको याद रहना चाहिए। कि इसमें आगे और भी बड़े बड़े प्रश्न है, आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लेकिन आज की इस क्लास को हम लोग 40 प्रश्न तक ही रोकेंगे। इस प्रश्न को बार बार अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखा कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसको खुद से एक बार बनाने का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।